हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब श्रीकादिया। हम लोग स्टडी कर रहे थे यहाँ पर 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक। उसका लास्ट चैप्टर है आज इकाई 10 संवेग जिसका नाम है, और इस चैप्टर के साथ ही ये बुक यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो चलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। इमोशंस और संवेग ये दोनों चीजें एक ही है, और मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर तीन पौराणिक क्षेत्र इमोशंस के यानी संवेग के माने हैं: संज्ञान, संकल्प शक्ति और संवेग। संज्ञान यानी कोई चीज आप समझते हैं वो, संकल्प शक्ति यानी किसी चीज के बारे में अगर आप सोचते हैं, उसे पूरा करने के लिए एक संकल्प साधते हैं वो, और संवेग उस चीज को लेके आप जो महसूस करते हैं वो। इनमें से संवेग की क्रिया का मुख्य स्रोत माना जाता है। संवेग एक ऐसा पद है जिसका अर्थ हम सभी समझते हैं, जैसे खुशी होना, आशावादी होना, क्रोध, भय, डर हमारे जीवन के प्रमुख संवेगों में से एक है। सीता बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर परीक्षा में सफल नहीं हो पाती है, तो उसमें कौन सा संवेग आ जाएगा? उसमें निराशावादी वाला संवेग यहाँ आ जाएगा और वो दुखी हो जाएगी। और अगर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि राहुल जो है अगर प्रथम प्रयास में ही परीक्षा में सफल हो जाता है, तो वह आशावादी और प्रफुल्लित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर संवेग की परिभाषाएं किस प्रकार से यहाँ पर दी जा सकती है। संवेग एक ऐसा पद है जिसका अर्थ हम सभी समझते हैं। क्रोध, भय, डर, खुशी हमारे जीवन के प्रमुख संवेगों में से एक है। मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को परिभाषित करने की कोशिश तो अवश्य की है, परंतु चूंकि यह अवस्था एक जटिल अवस्था होती है, अतः मनोवैज्ञानिकों के बीच इसकी परिभाषा के बारे में पूर्ण सहमति नहीं है। संवेग किससे बना है? तो संवेग जो है वो अंग्रेजी के इमोशन शब्द से बना है, और जो इमोशन है वो इमोवर शब्द से बना है। इमोवर लैटिन भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि संवेग लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो इमोवर से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। गेल्डोर्ड ने यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक और ग्रंथीय क्रियाएं यहाँ पर होती है। बैरोन, बर्ड और कैंटोविच के अनुसार संवेग से तात्पर्य क्या है? तो संवेग जो है वह एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजन पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। सेंट्रोक के अनुसार हम लोग संवेग को भाव जिसमें दैहिक उत्तेजना, चेतन अनुभूति और व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति सम्मिलित होती है, उसके रूप में हम परिभाषित करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों की इन परिभाषाओं से संवेग के जो कुछ फैक्ट हमारे सामने यहाँ पर आए हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। संवेग क्या है? यह एक जटिल अवस्था है। संवेग का दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, उसमें होने वाली आंगिक प्रतिक्रिया है। संवेग कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं। संवेग में किसी न किसी तरह का आत्मनिष्ठ भाव अवश्य होता है। संवेग के शारीरिक आधार। संवेग के शारीरिक आधार क्या क्या है? इसका तात्पर्य संवेग में होने वाले आंतरिक दैहिक अवस्थाओं से होता है। सचमुच में व्यक्ति जिसे संवेग के रूप में महसूस करता है, वह इन्हीं दैहिक परिवर्तनों का परिणाम होता है, जैसे हमारे हृदय की गति बढ़ जाना, नाड़ी की गति बढ़ जाना, श्वसन गति बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना। तो ये सब संवेग के कारण होने वाले कुछ प्रमुख दैहिक परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे विलियम जेम्स के विचार। उनका विचार था कि पर्यावरण में कोई भी घटना पहले घटती है, फिर दैहिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और उसके बाद संवेग उत्पन्न होता है। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया कि यदि कोई बच्चा अगर भालू को देखता है, तो भालू को देखना क्या है? एक घटना है। उसके बाद वह भागना प्रारंभ करेगा यानी दैहिक प्रतिक्रिया करेगा, और उसके बाद उसे डर महसूस होता है यानी संवेग उसके बाद में महसूस होता है। लैंग नाम के एक और जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इसी तरह का विचार दिया था, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया? जेम्स लैंग सिद्धांत कहा गया। जबकि इसके विपरीत कैनन और बॉर्ड थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो दैहिक प्रतिक्रिया होती है और जो संवेग अनुभूति होती है, ये दोनों चीजें एक साथ होती है। किसी भी आपातकालिक स्थिति में यदि कोई घटना घटित होती है, तो हमारी दैहिक प्रतिक्रिया और संवेग दोनों चीजें एक साथ घटित होती है। ऐसा किसने माना? ऐसा विपिन, कैनन और बॉर्ड ने माना।
नेक्स्ट आपका आता है कि मस्तिष्क के केंद्र में स्थित लिम्बिक व्यवस्था की संवेगों में भूमिका कई अध्ययनों से स्पष्ट होती है। ऐसा पाया गया है कि मस्तिष्क के उच्च केंद्र संवेगों की अभिव्यक्ति को दबा सकते हैं या रोक सकते हैं। यह पाया गया है कि मस्तिष्क का जो बायां गोलार्ध है, यानी आपके दिमाग का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, वो हमेशा सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होगा, और जो दाहिना पार्ट यानी राइट वाला जो पार्ट है, वो ऋणात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। आपके दिमाग के दो पार्ट होते हैं, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, ये राइट साइड वाला पार्ट होता है। लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, ये पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीजों के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि जो राइट साइड वाला जो पार्ट है, वो नेगेटिव चीजों के लिए यानी ऋणात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है, वो हमारी भाषा को सीखने में काम आता है, जबकि राइट वाला जो पार्ट है, वो हमारी क्रिएटिविटी यानी क्रियात्मक चीजों से, हमारी जो सृजनात्मक सोच है, उससे रिलेटेड होता है। मस्तिष्क के बाएं भाग में किसी आघात के कारण अवसाद, भय या निराशा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जबकि यदि स्थिति दाहिने गोलार्ध में हो तो तटस्थ तथा सुखी आवेग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया सामयिक अनुभव से जुड़ी है। ये चीजें यहाँ पर क्लियर है। संवेगों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका होती है। एक कल्पना हम करें, यदि रात में एक सुनसान सड़क पर अगर आप टहल रहे हैं और अचानक किसी अंधेरे से कोई व्यक्ति निकलकर आपके सामने आ जाता है, तो इस भयावह स्थिति में कतिपय परिवर्तन दिखाई देते हैं। उस वक्त हमारे शरीर में क्या चीजें होगी? जैसे आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और सड़क से पीछे से कोई आदमी आकर आपको दिख जाता है, तो क्या होगा? आमाशय तथा आंतों को जाने वाली रक्त वाहिकाओं का संकुचन होता है और भोजन पचने की क्रिया रुक जाती है। पैनक्रीज से ग्लूकोजेन नामक हार्मोन निकलता है, जो यकृत को उद्दीपित करता है, जिससे वह संचित चीनी का रक्त नलिकाओं में प्रवाहित कर सके। एड्रिनल एपिनेफ्राइन नामक हार्मोन का स्त्राव करता है। एड्रिनल इस वक्त कौन से हार्मोन का स्त्राव करता है? एपिनेफ्राइन नामक हार्मोन का स्त्राव करता है। इस वक्त आपकी सांसें गहरी और तेज चलने लगेगी, डर के मारे दिल की धड़कन आपकी बढ़ जाएगी और रक्त संचार भी आपका बढ़ जाएगा। इसी डर की अनुभूति की वजह से आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाएगी और पसीने की ग्रंथियां यहाँ पर सक्रिय हो जाएगी, मतलब आपको पसीना छूटने लग जाएगा। गर्दन और कंधे की पेशियों में तेजी से तनाव आ जाता है और त्वचा के नीचे स्थित पेशियां संकुचित होने लगती है। जब भय उत्पन्न करने वाली स्थिति समाप्त हो जाती है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित दूसरी तरह के दैहिक परिवर्तन उत्पन्न होने लगते हैं। संवेग के दैहिक मापन। संवेगों तथा मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है। इस तरह के एक उपकरण को क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफ कहा जाता है। पॉलीग्राफ किस काम आता है? तो पॉलीग्राफ झूठ की पहचान करने में काम आता है। यानी पॉलीग्राफ में क्या होता है कि जब हम परीक्षार्थी से जब प्रश्न पूछते हैं, तो उसके शरीर में जो संवेग में परिवर्तन होता है, उस आधार पर यह पता लगाया जाता है कि वह व्यक्ति संबंधित प्रश्नों के उत्तर सही दे रहा है या फिर गलत दे रहा है। मगर इनमें क्या होता है कि अगर परीक्षार्थी जो है वो बहुत अधिक तौर पे सांवेगिक रूप से अगर स्थिर है, तो वो इस परीक्षण में झूठ भी बोल सकता है और आप इसके झूठ का पता नहीं लगा सकते। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें है कि संवेगों के संज्ञानात्मक आधार, यानी किसी उद्दीपक या परिस्थिति को किस ढंग से कोई व्यक्ति हैंडल करता है, यानी उसे देखता है या उसकी व्याख्या करता है, ये सब उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया यहाँ पर कहते हैं। जैसे रात को अगर आप घर पे अकेले हैं और तेज हवा से खिड़की या दरवाजे टकरा रहे हैं, तो दो तरीके से आपका रिएक्शन होगा। या तो आपको लगेगा कि कोई चोर दरवाजा तोड़कर आपके घर में आ रहा है, तो एक डर का संवेग आप में उत्पन्न हो जाएगा, या फिर आप उसे उठकर खिड़की को सामान्य तौर पर बंद कर देंगे। तो ये सब आपके संज्ञानात्मक आधार पर निश्चित होगा। सेकंड आपका आता है कि संवेगों के सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार भी संवेग का एक महत्वपूर्ण आधार है। अधिकांश जो मूल संवेग है वो सहज या जन्मजात होते हैं, उन्हें सीखना नहीं पड़ता। अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि संवेगों, विशेषकर चेहरे की अभिव्यक्तियों के प्रबल जो जैतिक संबंध यानी बंधन होते हैं। जैसे कि कोई बालक है, अगर वो जन्म से दृष्टिहीन है, तो जिन्होंने दूसरों को मुस्कुराते हुए देखा है, दूसरों का चेहरा कभी देखा ही नहीं, वे भी उसी प्रकार मुस्कुराते हैं और माथे पर बल डालते हैं। यानी किसी लड़के ने या लड़की जो बचपन से ही अंधा है, नेत्रहीन है, तो वह भी उसी तरीके से मुस्कुराएगा जिस तरीके से अन्य व्यक्ति मुस्कुराते हैं, जबकि उसने किसी को मुस्कुराते हुए
नहीं देखा। तो यह भी दो प्रकार से होता है संवेग में अधिगम। पहला तो होता है कि सांस्कृतिक अधिगम संवेगों की अनुभूति की अपेक्षा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में युक्त सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि दूसरी जो संस्कृतियां हैं वो मॉडलिंग और प्रबलन के द्वारा व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपने संवेगों को सीमित तौर पर प्रकट करना सिखाती है। तो ये तो था प्रथम सांस्कृतिक जो अधिगम था। उसमें क्या होता है कि कुछ संस्कृतियों में तो ऐसे होता है कि चीजें हम खुलकर बात करते हैं। हमारे अगर इंडिया की बात करें तो आज भी गांव में जो संस्कृति है उसमें लोग दिल खोल कर अपनी बात करते हैं, जबकि वहीं शहरों के लोग बहुत ही औपचारिक तरीके से एक दूसरे से भेंट या मुलाकात करते हैं। द्वितीय अधिगम उन उद्दीपकों पर बहुत अधिक निर्भर होता है। तो ये आपका जो द्वितीय अधिगम है ये आपका निर्भर होता है यहाँ पर सांवेगिक प्रतिक्रिया जनित करते हैं। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि वे व्यक्ति जो लिफ्ट, मोटर गाड़ी इत्यादि के प्रति अत्यधिक भय प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने यह भय मॉडल प्राचीन अनुबंधन परिहार अनुबंधन के द्वारा सीखे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सकारात्मक संवेग कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका खुशी। खुशी क्या है? एक मानसिक तथा भावनात्मक स्थिति है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखती है। ऐसा मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रूफ किया जा चुका है कि यदि आप 24 घंटे भी खुश रहते हैं तो आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें आप एक तरीके से बेटर फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, यदि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे भी आप अपने आप को खुश रखते हैं। लेजारस ज्ञानात्मक भावना विचारक के अनुसार खुशी वह संवेग है जो एक उचित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उचित प्रगति का परिणाम है। अतः अगर आपका लक्ष्य परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करना है तो इस लक्ष्य की ओर अग्रसर करने वाला हर एक चरण आपको खुशी देगा। जैसे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, यदि आप उसके लिए कोई प्री टेस्ट या मॉक टेस्ट देते हैं और उसके अंदर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो ये चीज आपको क्या करेगी? खुशी देगी, क्योंकि आप जिस लक्ष्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये चीज आपको लक्ष्य की ओर निर्धारित कर रही है। अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर पाया गया कि जब मस्तिष्क में नोरपाइनफ्राइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, मस्तिष्क में मोरपाइनफ्राइन का ऊंचा स्तर होने से अत्यधिक खुशी की अनुभूति होती है और इसका स्तर अगर निम्न हो तो हमें विषाद की अनुभूति होती है। परानुभूति क्या है? परानुभूति यानी अन्य व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है वैसा हम भी महसूस करें, वो परानुभूति कहलाती है। मगर परानुभूति सिर्फ उसी स्थिति में हो सकती है जब हम जो व्यक्ति जैसे सामने वाला व्यक्ति जो महसूस कर रहा है उसे सेम टू सेम हम तभी महसूस करते हैं जब हम खुद उन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। जैसे कि कोई जैसे लड़का है या कोई भी स्टूडेंट है, वो एग्जाम में फेल हो जाता है, वो बहुत दुखी है। तो उसके उस दुख को हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हमने अपने जीवन में कहीं असफलता से सामना किया हो, तभी हम उस चीज को महसूस करते हैं। तो ये जो चीज होती है आपकी कि सामने वाले के दुख या खुशी को बिल्कुल वैसा ही महसूस कर पाना जैसा कि वो कर रहा है, परानुभूति कहलाती है। आशावादी क्या है? यह एक ऐसा संवेग है और साथ ही साथ एक व्याख्यात्मक शैली है। आशावादी होना, जैसे आपके जीवन में कोई समस्या आती है, ठीक है, तो उसके बारे में सोचकर आप ये सोचें कि कुछ बुरा नहीं होगा और अच्छा होगा, ये आपकी क्या कहलाती है? आशावादिता कहलाती है। आशावादिता बेसिकली क्या है? एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। जैसे कि हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उस परीक्षा की तैयारी तारीख अगर आगे खिसक जाती है तो एक आशावादी जो लड़का है वो ये सोचेगा कि ये परीक्षा कभी भी हो, मुझे इसमें सफल होना ही है। अब ये देखिए कि आशावादिता का क्या कोई जैविक आधार है? हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। इसके प्रमुख दो गुण जो है वो है दर्द संवेदन के संचरण को रोकना तथा वे उत्साह प्रदान करना। लियोनेल टाइगर के अनुसार हम जैविक रूप से अनुकूलित हैं। हम सकारात्मक संवेगों को महसूस करते हैं बजाय इसके कि हमें क्षति का सामना करना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति सिद्धांतवादियों के अनुसार आशावादिता एक व्यक्ति गुण है, ना कि एक संवेग है। आशावादिता देखा जाए तो एक स्वभाव होता है व्यक्ति की, वे व्यक्ति जो हमेशा अच्छे के बारे में सोचते हैं वे आशावादी कहलाते हैं और जो नकारात्मक सोच रखते हैं वे निराशावादी कहलाते हैं। उसके बाद आता है आभार। आभार क्या है? आभार एक संवेग है, यानी यदि किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया
तो उसके लिए हम उसे आभार व्यक्त करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। रॉबर्ट इमॉन्स के अनुसार आभार व्यक्ति करने के दो प्रमुख घटक है। पहला कि हम समर्थन करते हैं कि संसार में हमें अच्छी चीजें हैं जो हमें प्राप्त होती है, ठीक है, यानी ईश्वर ने हमें जो दिया है वो बेहतर दिया है। दूसरा, हम इस बात का समर्थन प्रदान करते हैं कि इन अच्छाइयों का स्रोत जो है वो हमसे बाहर है, यानी जो पॉजिटिव चीजें या सकारात्मक चीजें या अच्छी चीजें हमें मिली है वो हमें किसी दूसरे की वजह से मिली है, तो हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करना न सिर्फ हमें प्रोत्साहित करता है बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आभार व्यक्त करने से व्यक्ति परोपकारी, दयालु और मददगार जैसे गुणों को अपने आप में डेवलप करता है। अब आते हैं नकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग में सबसे पहले है क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध एक निषेधात्मक संवेग है। यह मन को कहीं और खींच ले जाता है और दूसरे शब्दों में क्रोध की दशा में व्यक्ति का नियंत्रण अपने व्यवहारात्मक कार्यों पर नहीं रहता और क्रोध का प्रमुख स्रोत अभिप्रेरकों का कुंठित होना है। यानी व्यक्ति को क्रोध कब आएगा? जब यदि कोई चीज वो करता है, कार्य अगर वो करता है और उस कार्य का परिणाम उसकी सोच के अनुसार नहीं होता, यानी उसे जो अभिप्रेरक मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, तो वहां पर क्या होता है कि मन के जो संवेग है वो क्रोध के रूप में बाहर निकलते हैं। क्योंकि क्रोध आपके अपने चिंतन के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नियंत्रण भी आपके विचारों के द्वारा ही किया जा सकता है। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि क्रोध आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्रोध आप किसी दूसरे पे निकाल के नहीं, क्रोध आप स्वयं अपने चिंतन के कारण उत्पन्न करते हैं और उसे विचारों के द्वारा ही वहां पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्रोध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तौर पर दिए गए हैं। क्रोध क्या है? अपने विचारों की शक्ति को आप सबसे पहले पहचानें। जान लीजिए कि आप अकेले हैं और आप ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा आत्मसंवाद ना कीजिए जो आपको जलाकर खाक कर दे। निषेधात्मक भावनाओं को बढ़ाकर अतिरंजित मत कीजिए। दूसरों के व्यवहार के पीछे इरादों तथा गुप्त अभिप्रेरों का आरोपण नहीं कीजिए। यानी आपके जीवन में अगर कुछ बुरा हुआ है तो इसका दोष दूसरों पर मत डालिए। दूसरे व्यक्तियों तथा घटनाओं के संबंध में अतार्किक विश्वासों को मत पनपने दीजिए। यानी आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक से कार्य कीजिए। अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक तरीके ढूंढिए। यानी क्रोध को, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है, क्रोध आ भी रहा है, तो उसे निकालने के आप कई रचनात्मक तरीके ढूंढ सकते हैं। यानी आप कोई भी अपना एक शौक पाल लीजिए जिससे आप अपने क्रोध को बाहर निकाल सकें। भय। भय एक दूसरा नकारात्मक संवेग है। भय क्या है? एक प्राथमिक संवेग यहाँ पर है। इसकी अनुभूति व्यक्ति को कभी कभी होती ही रहती है। इसे नकारात्मक संवेग भी यहाँ पर माना गया है और इसकी उत्पत्ति संकट की अगर हमें जब आशंका होती है तभी हमें भय लगता है। जैसे हम कोई भी चीज देख के अगर डर के भाग जाते हैं, हम रोते हैं या हम चिल्लाते हैं, और कई बार डर उस लेवल पे होता है कि हम बेहोश भी हो जाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि हृदय श्वसन और रक्तचाप ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो वहां पर भय संवेग उत्पन्न होता है। भय की अनुभूति अनेक कारणों से होती है। बच्चे, वयस्क और बुजुर्गों में भय की अनुभूति के कारण अलग अलग भी हो सकते हैं। प्राय देखा जाता है कि छोटे बच्चे तीव्र ध्वनि तथा अपरिचित विचित्र वस्तुओं से भय अनुभव करते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा फ्रिडमैन ने कहा था 1969 में। भय के प्रादुर्भाव तथा उसकी अनुभूति पर व्यक्ति की आयु, अनुभव, लिंग, व्यक्तित्व, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। भय यदि व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है तो बच्चा जो है वो कुसमायोजित हो जाता है और उसका स्वास्थ्य गिर जाता है। दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या है? ये एक नकारात्मक संवेग है। इसकी उत्पत्ति के स्रोत या तो संज्ञानात्मक होते हैं, ठीक है, आपकी सोच की वजह से होते हैं, या फिर कई बार क्या होते हैं, काल्पनिक भी हो जाते हैं, यानी वो चीज होती नहीं है फिर भी हम उसको सोचकर दुखी होते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं। चिंता का तात्पर्य क्या है कि अपेक्षाकृत अधिक व्यापक तथा सामान्यकृत व्यथा तथा दुख या आशंका से है। दुश्चिंता के कारण कभी कभी स्पष्ट रहते हैं और कभी कभी ये कारण स्पष्ट भी नहीं हो पाते। कई लोगों के लिए दुश्चिंता जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, उनकी अभिप्रेरणा का कार्य करती है। चिंता जब काफी व्यापक रूप धारण कर लेती है
तब उसे मुक्त प्रभावित चिंतन का नाम दिया जाता है। चिंता जब काफी व्यापक रूप धारण कर लेती है तब उसे मुक्त प्रभावित दुश्चिंता का नाम दिया जाता है। और दीर्घकालिक तनाव तथा द्वंद्व से भी चिंता का प्रादुर्भाव होता है। यदि वास्तविक कारणों से इसकी उत्पत्ति होती है तो इसे वस्तुनिष्ठ चिंता कहा गया है। तो दुश्चिंता भी क्या है, दो प्रकार से है कि यदि आपकी जो चिंता है वो बहुत बड़ी हो गई है, आपकी सोच से भी बड़ी, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुक्त प्रभावित दुश्चिंता। और अगर आपकी चिंता का वास्तविक कोई कारण है तो उसे वस्तुनिष्ठ चिंता कहते हैं। इसके विपरीत अचेतन द्वंद्व से मनोस्नायु विकृति दुश्चिंता भी उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम हमारे साथ होती नहीं है, मगर हमारी सोच में, हमारे अचेतन दिमाग में वो समस्या हम क्रिएट कर लेते हैं, सोच लेते हैं, और वो जो मनोस्नायु विकृति होती है वो भी दुश्चिंता हमारे दिमाग में उत्पन्न करती है। हिलगॉर्ड ने 1975 में कहा कि दुश्चिंता जो है वो शरीर को कष्ट देती है, अचेतन द्वंद्व उत्पन्न करती है, कुष्ठा तथा आत्मसम्मान की हानि, इन सब आशंकाओं से ये सब उत्पन्न होती है। हमें दुश्चिंता को हमारे दिमाग में कम करना चाहिए और दुश्चिंता की दिशा में तनाव से मुक्ति के लिए सुरक्षात्मक प्रणाली का भी उपयोग यहाँ पर करना चाहिए। तो इस टॉपिक के साथ ही यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। संवेग क्या है? एक जटिल अवस्था है। इसमें व्यक्ति कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं करता है और कुछ अभिव्यंजक व्यवहार करता है। संवेग के नियमन में केंद्रीय तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क का जो बायां भाग है वो सकारात्मक संवेगों के लिए, यानी मस्तिष्क का जो बायां भाग है वो सकारात्मक संवेगों के लिए, और जो दाहिना भाग है वो नकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। संवेगों तथा मानव शरीर में होने वाले परिवर्तन का मापन किया जा सकता है। उपकरणों की सूची में पॉलीग्राफ परीक्षण को भी सम्मिलित किया गया है। पॉलीग्राफ क्या है कि झूठ की पहचान करना ही पॉलीग्राफ परीक्षण है। संवेग के संज्ञानात्मक आधार से तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक या परिस्थिति को किस ढंग से प्रत्यक्षण करता है या उसकी व्याख्या करता है। विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करने से मनोवैज्ञानिकों को स्पष्ट हुआ कि संवेगों में अधिगम की प्रमुख भूमिका होती है। संवेग मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक के एग्जाम्पल है खुशी, परानुभूति, आशावादी, आभार, जबकि नकारात्मक संवेग आपके क्रोध, भय, दुश्चिंता, ये सब आपके नकारात्मक संवेग हैं। अब इसके एमसीक्यूज पर हम आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है जो कई दफा कई सारे एग्जाम्स में, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। संवेग शब्द का जो अंग्रेजी रूपांतरण है इमोशन, वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो इमोवर से बना है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित होना। इसका क्या मतलब होता है? उत्तेजित होना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम है, यहाँ पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, फिर भाग जाता है, फिर डरता है। ये किसका कथन है? तो ये जेम्स लैंग का कथन था कि पहले घटना होती है, ठीक है, उसके बाद शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, और उसके बाद में मनुष्य में संवेग उत्पन्न होता है। पॉलीग्राफ का उपयोग क्या है? तो पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ को पकड़ने में काम में आता है। झूठ की पहचान के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग होता है। सकारात्मक संवेगों के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो लेफ्ट साइड, यानी बायां भाग जो है सकारात्मक संवेगों के लिए, और दायां भाग किसके लिए है? नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक संवेग के लिए दायां भाग यहाँ पर उत्तरदायी है। संवेग का अर्थ उत्तेजित होना है। इम्यूवर्ज कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। झूठ पहचान यंत्र का नाम क्या है? पॉलीग्राफ है। इसके जो क्वेश्चंस है उसमें इसके अलावा ऐसा कुछ खास है नहीं। इसी के साथ हमारी 11th स्टैंडर्ड की ये बुक यहाँ पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो से हम 12th स्टैंडर्ड की बुक यहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इसके लास्ट में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट मीनिंग ये दिए हुए हैं, जिसे आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12th की बुक फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।